हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं बीपीएससी पीजीटी का एग्जाम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी पीजीटी टीजीटी का एग्जाम सॉल्व कराइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। तो आज उसी को सॉल्व करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर किया करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये बीपीएससी पीजीटी का पेपर है और इसमें कुल टोटल जो प्रश्नों की संख्या 120 आती है। और इसमें 80 प्रश्न होते हैं हिंदी के होते हैं, हिंदी यानी कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं। बाकी जो 40 प्रश्न होते हैं वो जीके के होते हैं, जीके के होते हैं यानी कि जनरल नॉलेज के। और जो 80 प्रश्न होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, हम हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो और हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है और यहाँ से 41 प्रश्न से ये इसको स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। धीरेन्द्र वर्मा एक व्याकरणकर्ता रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के, और उन्होंने बहुत सारे अपने नियम और मतलब दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं हमारे हिंदी व्याकरण में। तो उन्हीं ने बताया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उन्होंने ध्वनियों की संख्या कुल कितनी मानी है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने 13 स्वर माने हैं। वैसे तो टोटल 11 स्वर होते हैं, लेकिन अंग और अह इनको भी इन्होंने स्वरों की संख्या में ही रखा है, इसलिए इनकी स्वरों की संख्या टोटल हो जाती है 13। और व्यंजनों की संख्या इन्होंने मानी है 38। टोटल मिला के 21 है। और वैसे हमारे देखी जाए मानक मानक हिंदी में व्यंजनों की टोटल संख्या 52 मानी गई है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे टोटल संख्या जो मानक हिंदी के अकॉर्डिंग 52 है और धीरेन्द्र वर्मा के अकॉर्डिंग है 51। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, खुसरो की रचना। बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, क्या है ये बताना है। क्या पहेलियों का संकलन है, और क्या है मुरकियों का संकलन है, या फिर है मनोरंजन। मनोरंजन इसका परक रचना है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 इसके ऑप्शन हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ई सही। उपयुक्त में से इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र वर्मा की खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, यह एक अवधी अरबी फारसी, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब अरबी फारसी और तुर्की, अरबी फारसी और तुर्की जो भाषा है उसका शब्दकोश है, शब्दकोश है। ना ही ये पहेलियों का संकलन है, ना ही मुरकियों का संकलन है, ना ही ये मनोरंजन परक रचना है। तो आंसर इसका हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विकास की दृष्टि से, जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है उसी का पूछा है कि विकास की दृष्टि से जो है हिंदी का जो पूर्वकालीन प्राकृतिक की अवस्था है उसका बताना है, पूर्वकालीन अवस्था बताना है। ऑप्शन है हमारे संस्कृत है, अवहट है, पाली है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर है इसका हो जाएगा पाली, क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषा का विकास है वो संस्कृत एक क्रम से है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस प्रकार से है। और आंसर हो जाएगा हमारा पाली। प्राकृत का हमें पूछा है, प्राकृत का पूर्व जो अवस्था है वो पाली है। आंसर हो जाएगा ई सही, पाली। आंसर हो जाएगा सी सही, पाली। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की सही 2 बोलियां हमको बतानी है। ऑप्शन है कन्नौजी है, अवधी और खड़ी बोली बुंदेली है, ब्रजभाषा बघेली है। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी सही। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की दोनों ही बोलियां मानी जाती हैं। कन्नौजी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा बघेली जो है पूर्वी हिंदी की है, ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की है। जो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि खड़ी बोली और बुंदेली। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुमिति चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि सुमिति चटर्जी ने खड़ी बोली को कौन सा नाम दिया है, किस प्रकार की जो संज्ञा है वो दी है। ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी कहा है, या फिर वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहा है। इसके बाद है कौरवी कहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, यानी कि सुमिति चटर्जी ने जो खड़ी बोली को नाम दिया है वो जनपदी
हिंदुस्तानी के नाम से इसे पुकारा है, जनपदी हिंदुस्तानी कहा है इन्होंने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है देवनागरी लिपि में आ की 12 कड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में थोड़े से टिपिकल प्रश्न ही बनते हैं। तो ऑप्शन है इसमें, महात्मा गांधी ने दिया था, कालेलकर ने दिया था, विनोबा भावे ने दिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ई सही। उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं है। कालेलकर ने जो दिया है वो इन्होंने कहा है कि 12 खड़ियों का इन्होंने मतलब आरंभ की थी, 12 खड़ी का प्रचलन इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि स्वर ध्वनियों के स्थान पर इनको प्रयोग किया जाए, ऐसा इनका नहीं है कालेलकर का। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही। और इसका जो ये जो ध्वनियों का प्रयुक्त सुझाव जो दिया है वो दिया है सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं का मानना था कि जो आ की 12 कड़ी है उसके स्वरों के स्थान पर इसे प्रयुक्त किया जाए। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? कथन बताना है कि कौन सा अधिक उपयुक्त है। कथन दिए हुए ऑप्शन है देवनागरी लिपि का नाम गुजरात की नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा था, या फिर देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक है, और जो फिफ्थ ई ऑप्शन है वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी सही। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से ही हुआ है। आंसर इसका सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 47 के अध्यक्ष कौन थे? 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव हैं, पीडी टंडन है, बीजी खैर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव ने जो इसका अध्यक्ष रहे हैं। 1947 की जो सभा हुई थी, समिति बैठी थी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कूट विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। दिए हुए कूट सही विकल्पों का चयन कीजिए। ऑप्शन है ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा है ब्रज भाषा में परुष वर्डों का अभाव होता है। परुष वर्ड होते हैं ड ढ ण। तो क्या ब्रज भाषा में ऐसा है कि इसमें परुष वर्डों का अभाव रहा है? ऑप्शन है इसमें ए जो है, ए और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सही मानता है। और दूसरा है बी ऑप्शन, ए आंशिक रूप से सही है, और सी जो यानी कि सेकंड वाला है वो सही है, थोड़ा पूरी तरीका से सही है, और फर्स्ट है वो आंशिक रूप से सही है। दूसरा है सी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी सही। बी है कहता है कि ए जो है आंशिक रूप से सही है, और सेकंड वाला है वो सही, पूरी तरह सही है, यानी कि इसमें परस वर्ड का अभाव रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। आप लोग कुछ लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोग मिला सकते हैं अपने पेपर को। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 50। प्रश्न है 50। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट वर्ड दिए हुए हैं, इनमें चयन करना है। और स्थापना है यानी कि कथन है 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात से है कि वहाँ उपनिवेशवादी दौर की उपज है। इसके बाद दूसरा जो कथन है वो है तर्क है उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा बी सही। बी कहता है आ और बा गलत हैं, यानी कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। आ और बा दोनों ही इसके जो आंसर हैं, दोनों ही तर्क और स्थापना दोनों ही गलत हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, इसमें निशान नहीं लगाया है मैंने, बी सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। आप लोग मिलान कर सकते हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा वो, बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित कवियों की उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो ये प्रमुख कवि दिए हुए हैं, उसमें से हमें मिलान करना है। तो पहला है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त की जो भाषा है वो है कन्नौजी। बंसीधर की भाषा है वो है
इसमें जगदीश गुप्त की जो भाषा है वो है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा के रहे हैं जगदीश चंद्र गुप्त। दूसरी है वंशीधर। वंशीधर की जो भाषा है वो है अवधी। अवधी मिलान कर सकते हैं हम इससे, अवधी। वंशीधर की भाषा है अवधी। ईश्वरी प्रसाद की जो भाषा है वो है बुंदेली। साथ ही सूर्यमल की जो भाषा है वो है राजस्थानी। इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा इसमें हो जाएगा ई सही। उपयुक्त में से जो बिल्कुल राइट आंसर है वो नहीं मिला है, क्योंकि इसमें जगदीश चंद्र की जो भाषा नहीं दिखाई गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 प्रश्न। हाँ 51 तो ये है ही। प्रश्न नंबर है 52। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ऑप्शन है ध्यान मंजरी है, कुंडलियाँ हैं, राम ध्यान मंजरी है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी दोनों ही अग्रदास की रचनाएं हैं। ये और ये तो दोनों ही अग्रदास की हैं। अग्रदास की महत्वपूर्ण रचना रही है राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 53। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है पंडित स अल सत वखाड़ही देहिल बुद्धि बसंतड़ जाही। दूसरी है 12 बरस ले कुकर जीवे 13 ले जिये सियार। ऑप्शन है बड़ा कौशल तुअत राधे निकल कन्हा लोचन राधे। इसके बाद है जाति ओछा छाती ओछा जन्म हमारा। ये प्रमुख कथन दिए हुए हैं, बताना है ये किसके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का आंसर जो होगा इसका हम मिलान करके देखेंगे। जो सबसे पहला है ये पंडित सैला बसंत बखानी, ये सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा को मिलान कर सकते हैं, सरहप्पा। इसके बाद है 12 बरस लोग कुकर बोले, ये जगनिक की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 पे मिलान करेंगे। बड़ा कौशल तु राधे निकल कन्हा लोचन राधे। ये प्रमुख जो कथन है वो है विद्यापति का। विद्यापति यानी कि 4 से मिलान करेंगे। इसके बाद है छाती ओछा धाती पाती ओछा जन्म हमारा। ये प्रमुख जो रचना है ये रैदास की रचना है। तो इस प्रकार से हम मिलान करके देखेंगे और आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी सही। सी सही, सी सही आंसर है इसका। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। पहला है विष्णु प्रिया कुकुरमुत्ता और चांद का मुंह टेढ़ा और आंगन के पार द्वार। और इसके बाद दूसरी ये प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं, तो हमें सिर्फ मिलान करना है। प्रश्न नंबर है 44 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। रचनाओं का जो क्रम है, क्रम के अकॉर्डिंग आंसर इसका बी सही है। आंसर बी सही है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही विकल्प का चयन करें। महत्वपूर्ण ये कथन है, तर्क और स्थापना का है ये प्रश्न है। ऑप्शन जो दिया हुआ है, स्थापना है भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व रहा है। तर्क कहता है कोई उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि भारतीय समाज उस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा था और उसीलिए मध्यकालीन आधुनिकता का जो भारतीय युग में द्वंद्व रहा है। आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 55 का बी सही है। आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी सही। आंसर है आ और बा दोनों ही सही हैं कि उस टाइम मध्यकालीन और आधुनिकता के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि उसका जो मेन कारण था, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में संक्रमण का दौर था, क्योंकि बदलाव का दौर था और परिस्थितियों का दौर था, इसीलिए उसमें ये चल रहा था अंतर्द्वंद। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है द्विवेदी युग की कविताओं की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी। द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां मुख्य थी वो कौन सी थी। ऑप्शन है समाज सुधार था, गीत काव्य की प्रचुरता थी, स्वतंत्रतावाद था या फिर वृत्तात्मकता था। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। ए और 4 दोनों ही सही हैं। इसमें इतिवृत्तात्मकता थी और समाज सुधार की प्रवृत्ति थी द्विवेदी युग में।
बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युग की, कभी भूलिएगा मत इनको। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56 का 57 प्रश्न है, सिद्ध से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। सिद्धों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा कथन दिया है वो हमको बताना है। ऑप्शन है वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता है। दूसरा जो ऑप्शन है सी वो है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग इन्होंने सिद्धों के विषय में क्या माना है। प्रश्न नंबर है 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए सही। 57 का आंसर है ए सही। ए और 3 के विषय में इन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ए पहले और 3 ये 2 ऑप्शन सही हैं। पहला है वज्रानियों के आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। दूसरा इनका मानना है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्रमुख 2 कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 58 का। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए हुए कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है प्राकृत प्रकाश, दूसरा है श्रावकाचार, तीसरी जो रचना है प्रबंध चिंतामणि, चौथी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। तो पहला प्राकृत प्रकाश जो रचना है वो है श्रावकाचार की। इसके बाद जो रचना है वररुचि की, जो प्राकृत प्रकाश रचना है वररुचि से मेल करती है, वररुचि की महत्वपूर्ण रचना है प्राकृत प्रकाश। इसके बाद है श्रावकाचार, देवसैनी की रचना है, और दूसरी है प्रबंध चिंतामणि, और ये है मेरतुंग सूरी की। प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की है। तीसरी है कुमारपाल प्रतिबोध, ये रचना है हेमचंद की। ये रचना है हेमचंद की। इस प्रकार से हम इसका जो मिलान करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका सी सही। आंसर हो जाएगा सी सही। आंसर हो जाएगा इसका ई सही है, क्योंकि इसमें जो मिलान दिया हुआ है बिल्कुल अलग है, और हमने ऊपर मिलान करा है इन चीज़ों का, तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 59 का प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, ये बताना है कि जो कथन दिया हुआ है किस आलोचक के द्वारा प्रसारित है, किस आलोचक का कथन है। तो ऑप्शन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन सिंह हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर है 60। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन है मानस का हंस, और पीढ़ियाँ, खंजर नहन, लास्ट में है सुहाग के नुपुर। ये 4 ऑप्शन है, और आंसर जो हो जाएगा इसका 60 का बी सही। 4 1 3 2 क्रम से हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है 4 यानी कि सुहाग के नुपुर, फिर आता है मानस का हंस, तीसरा जो आता है नंबर पे वो है सुहाग के नुपुर, वो खंजर नहन, चौथा है सुहाग के नुपुर। इस प्रकार से जो आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका बी सही। आंसर आप लोग लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी 4 1 3 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब क्रम है 4 1 3 2। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 61। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, और कथन बताने हैं कि क्रम से क्या सही है क्या है, किस प्रकार के हैं। और कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद का से प्रभावित है। और उपयुक्त कथन के आलोचक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है हमारा 61 का जो आंसर है वो है डी सही। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी सही। 61 का उपयुक्त में से कोई भी उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। एक मिनट, आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो है ई सही। उपयुक्त में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, ई सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 62 प्रश्न है पहली ताव न अनुरह हरई गोरी मुह कमलस्य। तो 52 का प्रश्न है, पहली तान अनुरई गोरही मुह मलस्य अठड़ी पुनहि उन्नमयी पंड्य
अलई चंदसई। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, बताना है किसकी हैं प्रमुख पंक्तियां। ऑप्शन है स्वयंभू है, हेमचंद है, पुष्पदंत है, इनमें से कोई भी नहीं है या एक से अधिक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5। इसके बाद जो आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा बी सही। हेमचंद की प्रमुख ये पंक्तियां दी हुई हैं। पहली तावनम अनुहरही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63, स्वयंभू का रामायण को हिंदी साहित्य का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने कहा है। स्वयंभू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है पयुम चरियू। पयुम चरियू स्वयंभू की बहुत ही प्रसिद्ध रामायण कथा से रचित रचना है। और बताना है कि ये किसने सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी है, सबसे उत्तम रचना किसने मानी है। ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन है, राम कुमार वर्मा है और है रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा ए सही। राहुल साकृत्यायन मानते हैं कि स्वयंभू की जो रामायण है वो सबसे पुरानी राम कथाओं में सबसे उत्तम रचना है, ऐसा माना है राहुल साकृत्यायन ने। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रेत की पीर ही लेकर इन बाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जहाँ जवादानी का ऐसा दावर रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रयुक्त कथन किस कवि के आधार पर यानी कि किस कवि के लिए कहा है। ऑप्शन है देव के लिए कहा है, बोधा के लिए, घनानंद के लिए या फिर उपयुक्त में से दोनों एक से अधिक के लिए कहा है या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 54 का जो है सी सही, यानी कि घनानंद के लिए इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, घनानंद ब्रजभाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, बहुत अच्छी सी रचनाएं इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 64, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है पंत जी का समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के प्रति भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में ये प्रमुख कथन किस आलोचक का है। बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है। ऑप्शन है छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत के लिए ये कहा गया है। ऑप्शन है इसके बच्चन सिंह है, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है बी सही। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किस आलोचक का है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी ने ग्रामीण जो रीतियों पर कोई भी अपना लेखन नहीं किया है और उन्होंने उचित नहीं माना है, यानी कि विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इसके बाद ऑप्शन है हेमचंद है, बच्चन सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, इनमें से दोनों में से एक से अधिक है या फिर कोई भी नहीं है। तो 66 का आंसर हो जाएगा 20 सही, यानी कि बच्चन सिंह का मानना है ऐसा कि बिहारी ने जो है बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा 20 सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 67, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित कौन सी रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है ये कठोपनिषद नचिकेता कहानी पर आधारित रचना। ऑप्शन है आत्मजयी है, चक्रव्यूह है, संशय की एक रात है, एक में से अधिक है या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका आत्मजयी। कुमार नारायण की ये प्रसिद्ध रचना है। कुमार नारायण की महत्वपूर्ण रचना है ये आत्मजयी। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम यानी कि क्रम से हमें लगाना है। तो आंसर हो जाएगा 68 का बी सही। आप लोग मिलान कर लेंगे, सिर्फ आंसर बताऊंगी कि सारे बार बार ऑप्शन में एक ही दिए हुए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 68 का बी सही, यानी कि सबसे पहले आए माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम सरलगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर लास्ट में आए भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्रम सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 69, नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्ति की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य निम्न वर्ग है जो अपने जीवन की शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। और ऑप्शन है भीष्म साहनी है, सियाराम शिव प्रसाद सिंह है, राजेंद्र यादव है, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न नंबर हम देखेंगे 70। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बारे में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया है ये बताना है। पहला है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। दूसरा है इनमें
उनमें यह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना जानते थे। और दूसरा है, अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा ए सही, यानी कि 1, 2 और 3 जो कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 71। प्रश्न है 71, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल। तो आज इतना ही। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसको और दूसरा जो बचे हुए प्रश्नों को अपलोड करेंगे, दूसरे प्रश्न बताएंगे। तो